रीबर्थ ऑफ डेंजरस मॉमी एपिसोड 21। देव बेटा दरवाजा खोलो। अश्विनी दरवाजे को जोर जोर से पीटते हुए बोली। अंदर देव काफी डरा हुआ बैठा था। डोर ओपन किया तो आप मुझे मारेंगी मॉम। अश्विनी यह सुनकर बड़े ही प्यार से बोली, अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मम्मा ने तुम्हें कभी मारा है? ये सुनते ही देव की आंखों के सामने फ्लैशबैक आने लगे। कैसे अश्विनी उसे उल्टा लिटाकर पीछे से मारती थी। उसने जोर से बोलकर कहा, आप कितनी झूठी हैं मम्मा। क्या आपको किसी ने नहीं बताया झूठ बोलने से लड़कियों की ब्यूटी कम हो जाती है और बच्चों को मारने से भी। अश्विनी को अब गुस्सा आ रहा था मगर उसने काफी नरमी से कहा, अरे बेटा, दरवाजा खोल दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मम्मा पर यकीन करो। वह तो दरवाजा खोलने के बाद ही पता चलेगा ना। देव अपने हाथ बांधते हुए बोला। तभी सूर्या वहां आ गया। उसने जब अश्विनी को गुस्से में देखा तो वह उससे पूछने लगा, क्या हुआ मॉम, आप दरवाजे के पास क्यों खड़ी हैं? अंदर चली जाइए। अश्विनी बोली, अंदर कैसे जाऊं, उसने दरवाजा लॉक कर रखा है। क्या, मगर क्यों? सूर्या ने हैरानी से पूछा। अश्विनी गुस्से से बोली, मैंने ऑफिस के लिए एक प्रेजेंटेशन रेडी किया था जिस पर मैं पिछले एक हफ्ते से काम कर रही थी, मगर उसने उस पर ड्राइंग बना दी, ये देखो। बोलते हुए अश्विनी गुस्से से प्रेजेंटेशन सूर्या को दिखाती है जिस पर देव ने अलग अलग फनी फनी ड्राइंग्स बना रखी थी। सूर्या तभी अपनी ड्राइंग देखता है। वो गंजा था, उसके दांत टूटते हुए थे और वो चड्डी में खड़ा था। एक लड़का जो काफी क्यूट लग रहा था, वो सूर्या के सिर पर डंडा मार रहा था। उसके पास ही देव लिखा था और उस तकले बच्चे पे सूर्या लिखा हुआ था। ये देखकर सूर्या की भौहें गुस्से से सिकुड़ गईं। इसने मेरी ऐसी ड्राइंग बनाई, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, मत छोड़ना, एक बार जरा इसे बाहर आने दो, इसे अच्छे से बताऊंगी। देव दूर से कान लगाकर यह सुन रहा था। उसे अब डर लग रहा था। ओ तेरी, ये दोनों तो मिलकर मुझे पीटने का प्लान बना रहे हैं। देव बाबू, तू तो गया काम से। क्या करूं, डैडी भी तो नहीं है। अब तो वह भी मुझे नहीं बचा पाएंगे। देव अपना सिर पकड़कर इधर उधर भाग रहा था। तभी वो बीच में रुक गया और अपनी प्यारी सी आवाज में बोला, मेरी अच्छी मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, आपकी इतनी खूबसूरत है। आप जैसी सुंदर कन्या आज तक इस दुनिया में कभी पैदा नहीं हुई होगी। आईना भी आपकी ब्यूटी देख बोलता है। अरे वाह, आज फिर से अप्सरा के दर्शन हो गए। मक्खन लगाना बंद करो और चुपचाप दरवाजा खोलो। अश्विनी गुस्से से दरवाजा पीटते हुए बोली। मगर देव ने अभी भी दरवाजा नहीं खोला था। अरे नहीं, लड़कियां तो अपनी तारीफ सुनकर ज्यादा खुश हो जाती हैं, मगर आखिर मम्मा क्यों नहीं हो रही? ओ समझ गया, वो अब एक नारी है, लड़की नहीं। देव को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। वो कुछ और सोचने लगा और अपना पेट पकड़ते हुए बोला, मेरा पेट काफी ज्यादा दर्द कर रहा है मम्मा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये सुनकर अश्विनी रुक गई। वो नाटक कर रहा है मॉम, उसके बातों में मत आना। सूर्या बोला। नाटक करना बंद करो बाबू, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। आपके बाबू ने आज खाना नहीं खाया, इसलिए उसका सिर दर्द कर रहा है। ये सुनकर अश्विनी नीचे झुक जाती है और दरवाजे के नीचे से देव को देखने लगती है। देव तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था और फनी एक्सप्रेशंस के साथ दरवाजे की तरफ देख रहा था। लगता है मम्मा पिघल गई, वैसे ही नाटक करता हूँ, क्या पता आज बच जाऊं। बोलते हुए देव वापस से एक्टिंग करने लगा। हाँ मम्मा, देखो मेरे सिर में कितना दर्द हो रहा है। देव अपना पेट पकड़ते बोला। ये देख अश्विनी डेविल स्माइल करती है और खड़ी होते हुए बोलती है, अच्छा बेटा, तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है? हाँ मम्मा, बहुत जोर से दर्द हो रहा है, मेरा टम्मी दुख रहा है। सॉरी, सिर मेरा दुख रहा है। सूर्या सॉर्कास्टिक वे में मुस्कुराते हुए बोला, पहले डिसाइड तो कर लो, तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है या पेट? अश्विनी अपने कमर पर हाथ रखते हुए बोली, अगर तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है तो तुमने अपना पेट क्यों पकड़ा हुआ है? अरे नहीं, इन्हें कैसे पता चला, कहीं उन्होंने कैमरा तो नहीं लगा रखा? देव पैनिक होकर इधर उधर देखते हुए बोला। मगर अगले ही पल वो दर्द से कराहते हुए बोलने लगा, पेट का दर्द सिर में चला गया और सिर का दर्द वापस पेट में आ गया। मेरा सिर पेट दोनों दर्द करने लगा है। मैं क्या करूं अब, मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। अश्विनी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम दरवाजा खोल रहे हो या मैं गार्ड से बोलकर दरवाजा तोड़वाऊं? अच्छा ठीक है, मैं खोल दूंगा, पर आप पहले प्रॉमिस कीजिए, आप मुझे मारेंगे नहीं। अगर आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो आपको शॉप दे दूंगा। देव ये बोलते हुए तिरछी नजरों से दरवाजे की तरफ देखने लगा।
अश्विनी ईविल स्माइल कर जल्दी से बोली, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ बेटा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। ठीक है मम्मा, मैं दरवाजा खोलता हूँ। बोलते हुए देव जैसे ही डोर ओपन करता है, सामने अश्विनी की भयानक पोजीशन देख डर के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं। अश्विनी कमर पर हाथ रखे हुए थी और अपना सिर नीचे कर गुस्से से देव को घूर कर देख रही थी। सूर्या भी गुस्से से देव को घूर कर देख रहा था। ये देख तो देव के पसीने छूटने लगे थे। ये लोग शैतानी आत्मा की तरह मुझे घूर कर देख रहे हैं, कहीं मैंने दरवाजा खोलकर कोई गलती तो नहीं की। देव जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश करने लगा, मगर अश्विनी ने अपने हाथ रख दरवाजे को बंद रोक दिया। वो अपने धीमे कदमों के साथ अंदर आई। सूर्या भी साथ अंदर आ गया था। अब तुम्हें कौन बचाएगा? सूर्या बोला। देव बेचारा नीचे गिर गया और लुढ़कते हुए पीछे हटने लगा। मम्मा, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, आप मुझे नहीं मारेंगी। हाँ, मुझे याद है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। ये सुन देव राहत की सांस लेता है। तभी अश्विनी गुस्से से उसके करीब आकर, बल्कि बहुत मारोगी। ये सुन देव अपने छोटे से दिल पर हाथ रख लेता है। सूर्या गुस्से से वो ड्राइंग दिखाता और बोलता है, यह क्या है देव? तुमने मेरी ऐसी ड्राइंग बनाई? क्या मैं तुम्हें गंजा दिखता हूँ? क्या मेरे दांत टूटे हुए हैं? सूर्या ईविल स्माइल करते हुए बोला। देव दीवार से चिपक चुका था और वो हौंफ रहा था। समझ नहीं आ रहा, मैं इन लोगों से कैसे बचूं? देव सोचने लगा। तभी वो जल्दी से बोला, डैडी अच्छा हुआ आप आ गए, प्लीज मुझे बचा लो। ये सुन अश्विनी और सूर्य पीछे मुड़कर देखते हैं। अश्विनी गुस्से से बोली, आप इन्हें बचाने की कोशिश भी मत करना। मगर यह क्या, दरवाजे पर कोई नहीं था। उन्होंने सामने दीवार की तरफ नीचे देखा, वहां से देव गया था। ये देख उन दोनों की भौहें आपस में सिकुड़ गईं। भाग गया, पकड़ो उसे। अश्विनी जोर से चिल्लाई और दरवाजे की तरफ देखने लगी। देव अपनी आंख और जीभ दिखाकर भागने लगा। ही, मैंने आप दोनों को बेवकूफ बनाया, पकड़ो मुझे। अश्विनी गुस्से से बोली, आहान के बच्चे, तुम्हारी आज खैर नहीं। देव पर अश्विनी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। वे दोनों देव के पीछे भागने लगे और देव नीचे की तरफ आ गया। रुक जाओ देव, वरना बहुत मारोगी। मैं तो नहीं रुकूंगा, आपके अंदर हिम्मत है तो आप मुझे पकड़ लीजिए। देव तभी सोफे के पीछे से भागता है। वे तीनों ऐसे भाग रहे थे मानो वहां कोई मैराथन स्टार्ट हो गई हो। शकुंतला, अवंतिका और राजवीर उनके शोर को सुन अपने अपने रूम से बाहर निकल आए। यहाँ क्या हो रहा है? तुम लोग ऐसे क्यों भाग रहे हो? राजवीर सीरियस होते हुए बोला। तभी देव उनके पीछे जाकर छुप गया। अश्विनी देव को पकड़ने के लिए वहां आ गई। देव घबराते हुए बोला, दादाजी बचाओ मुझे, मम्मा मुझ पर गुस्सा कर रही है, वो मुझे बहुत मारेंगी। अश्विनी जल्दी से बोली, बिल्कुल नहीं दादाजी, उसकी तरफदारी करने की कोशिश भी मत करना। इसने आज मेरा प्रेजेंटेशन खराब कर दिया। इसकी वजह से मैं ऑफिस तक नहीं गई। मैंने पिछले एक हफ्ते से इस पर काम किया था। ये सुन राजवीर गुस्से से देव की डांटते हुए बोला, ये तो गलत बात है बेटा। तुम्हें उनकी चीजों को बिना परमिशन के छूना नहीं चाहिए था और नहीं ही खराब करना चाहिए था। राजवीर की बात सुन देव अपने दोनों हाथ और सिर किसी मुजरिम की तरह नीचे कर लेता है और मासूमियत से बोलता है, सॉरी दादाजी, मुझसे गलती हो गई। सॉरी मम्मा। तभी सूर्य बोला, इतना ही नहीं, इसने मेरी पेंटिंग भी बनाई थी जो कि काफी ज्यादा बुरी थी। देव अपने दांतों की बत्ती सी दिखाते हुए बोला, ही, वो तो मैंने ऐसे ही बना दी थी। मैं काफी बोर हो रहा था। आप चाहो तो आप मेरी भी बना सकते हैं, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। सूर्य गुस्से से बोला, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। देव उसके पास आया और उसे पीछे से उसके कंधे दबाते हुए बोला, शांत हो जाए भैया, आप तो काफी ज्यादा हैंडसम है। स्कूल की लड़कियां आप पर मरती हैं। मैंने तो वो बस ऐसे ही मजाक में बनाई थी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मम्मा से बचा लीजिए। सूर्य उसकी नौटंकी देख गहरी सांस लेता है। अश्विनी बोली, इस लड़के का कुछ भी नहीं कर सकती मैं, हमेशा कोई न कोई शरारत करता रहता है। शकुंतला ने कहा, बच्चे हैं, शरारत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? तुम तीनों काफी थक गए हो, मैं मेड से बोलकर खाना लगवा देती हूँ। तभी अश्विनी अपने पास बैठे देव को साइड आइज से देखती जो अपनी प्यारी प्यारी नजरों से उसे देख रहा था। अश्विनी गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है। कुछ देर बाद अश्विनी आहान के केबिन में थी। वो गुस्से से उसके सामने खड़ी थी, उसे देख रही थी। तुमने प्रेजेंटेशन रेडी की या नहीं? आहान ने पूछा। अश्विनी बोली, की थी, लेकिन तुम्हारे बेटे ने उसे खराब कर दिया। ये देखो।
अश्विनी जल्दी से वो प्रेजेंटेशन आहान की तरफ बढ़ाती है। आहान समझ गया कि अश्विनी क्यों इतनी गुस्से में थी। यह जरूर देव की शरारत होगी। उसने गहरी सांस लेते हुए बोला, आई सी। अश्विनी ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। वैसे तुम कुछ परेशान लग रहे हो। क्या कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? अश्विनी शक करते हुए आहान से बोली। आहान सोचने लगा, क्या मुझे उसे काल भैरव के बारे में बताना चाहिए? मगर कुछ सोचते हुए रुक गया। नहीं, मैं उसे अश्विनी तक पहुंचने से पहले वापस अपने साम्राज्य जाने पर मजबूर कर दूंगा। आहान मन में सोचकर बोला। क्या सोच रहे हो? क्या तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो? अश्विनी ने कहा। आहान एरोगेंट आवाज में बोला, परेशान, और वह भी मैं? तुम्हें लगता है कि मैं कभी परेशान हो सकता हूं? मैं परेशान होने से ज्यादा चीजों को सॉल्व करने पर ध्यान देता हूं। अश्विनी तभी उसके पास आ गई और उसे पीछे से हक करते हुए बोली, बस बस एक ही तो दिल है और कितनी बार जीतोगे? मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है। तुम परेशान होने से ज्यादा परेशानियों को खत्म करने पर फोकस रखते हो। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारी वाइफ हूं, तुम्हारी हेल्प कर सकती हूं। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसे खुद ब खुद खत्म कर दूंगा। तुम उसे हैंडल नहीं कर सकती। ये सुन अश्विनी समझ गई थी, आहान जरूर उससे कुछ छुपा रहे हैं। मगर क्या, कहीं राठौड़ फैमिली का वो पुराना राज तो नहीं जिसके बारे में दादाजी मुझे बता रहे थे? अश्विनी सब सोचते हुए कुछ बोलने वाली थी, मगर आहान उसका ध्यान भटकाना चाहता था। इसलिए उसने उसके हाथ को पकड़ उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे अश्विनी सीधा उसकी गोद में जा गिरी। अश्विनी कुछ पल के लिए भूल गई वो उससे कुछ सवाल पूछने वाली थी। तभी आहान अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते हुए बोला, यू आर ओनली माइन वाइफी। बहुत लोग हैं जो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहते हैं, लेकिन मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर कोई तीसरा हमारे बीच आने की कोशिश भी करेगा तो उसे जान से मार डालूंगा। अश्विनी उसके जुनून से भरे शब्दों से एक पल के लिए शर्म से लाल हो गई थी। आहान उसे किस करने के लिए झुका, तभी केबिन का दरवाजा बिना खटखटाए खुल गया। आहान की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं और उसने देखने की कोशिश की कौन अंदर आया है। क्योंकि आजकल अश्विनी भी यहाँ काम कर रही थी, इसलिए ऋषभ भी उनकी प्राइवेसी के कारण नॉक जरूर करता था। दरवाजे पर क्लारा खड़ी थी। उन दोनों ने घूरकर क्लारा को देखा। उसने शॉर्ट्स और एक डीप नेक टॉप पहना हुआ था। अश्विनी ने उसे गुस्से से देखा और उसके हाथ आहान की शर्ट पर कस गए। एक्सक्यूज मी, क्या तुम अंदर आने से पहले नॉक नहीं कर सकती थी? अश्विनी ने क्लारा को घूरते हुए कहा। क्लारा ने अश्विनी को आहान की गोद में देखा। उसके मुट्ठियां फाइल पर कस गई थी, मगर जब उसने अश्विनी की आवाज सुनी वो घूरते हुए उसे देखने लगी। आहान अपनी सर्द आवाज में बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? जब तक मैं नहीं बुलाता कोई मेरे केबिन में नहीं आ सकता। क्या तुम्हें ये रूल पता नहीं है? क्लारा माफी मांगते हुए बोली, सॉरी सर, मैं ये फाइल सबमिट करवाने आई थी। ये फाइल ऋषभ को देनी थी। आहान ने कोल्डली कहा, जाओ, और वापस जाते वक्त दरवाजा बंद करके जाना। क्लारा ने सिर हिला दिया और केबिन से बाहर निकल गई। वो गुस्से से वॉशरूम आई और अपना हाथ दीवार पर मारते हुए बोली, आखिर क्यों ये मुझ पर रिएक्ट नहीं करता? मैं उसके लिए रेडी होकर आती हूँ और मुझे रूडली बिहेव करता है। फिर खड़ी होकर, बस बहुत हो गया, अब मैं और ज्यादा वेट नहीं करूंगी। मुझे आहान को पाना है और उस कमीनी को उससे दूर करना है। ये सब सोच क्लारा शैतानी तरीके से मुस्कुराने लगी। अश्विनी आहान को घूरते हुए देख रही थी। आहान उसे देखता है मानो बोल रहा हो, मैंने क्या किया, इसमें क्या मेरी गलती है? वो बिना लॉक के अंदर आ गई। अश्विनी ने नाराजगी से आहान को घूरते हुए कहा, मुझे वो ठीक नहीं लग रही। देखा ना कैसे कपड़े पहने रखे थे उसने? मैंने ध्यान नहीं दिया। आहान ने जैसे ही यह कहा, अश्विनी बुरी तरह छिड़ गई। अच्छा, अगर उसने तुम्हें से ड अंडस को यूज करने की कोशिश भी की तो मैं उसे कंपनी से निकाल दूंगी, फिर अलग से पिटूंगी, वो अलग तकली बना दूंगी उसे। आहान अश्विनी की पॉजेसिवनेस देख मुस्कुरा दिया, लेकिन अश्विनी गुस्से से बोली, उसके सामने स्माइल मत करना, कहीं वो सिर बार अपनी शर्ट के सारे बटन खोलकर अंदर ना आ जाए। अश्विनी तभी अपने पैर इधर उधर कर आहान की गोद में बैठ जाती। उन दोनों की चिस्ट आपस में प्रेस कर रही थी, क्योंकि अश्विनी आहान में बेहद क्लोज थी। इतनी ज्यादा क्लोज कि आहान को अपने सेंसे अंडरस्कोटिव एरिया में हलचल महसूस हो रही थी। अश्विनी यह महसूस कर चुकी थी, मगर वो उसे अनकंट्रोल करना चाहती थी। फील मी, बोलते हुए अश्विनी ने अपने लिप्स को आहान के लिप्स से जोड़ दिया और उसे किस करने लगी। आहान के हाथ अश्विनी का टॉप के ऊपर जा रहे थे।
ये रो अंडरस्कोर मास 2 घंटे तक चलता रहा और शाम के वक्त वो दोनों मेंशन की ओर निकल गए। उन दोनों की नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, मगर वो आने वाले खतरे से अनजान थे। तभी आहान ने रियरव्यू मिरर से कुछ गाड़ियों को अपने पीछे आते देखा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा कोल्ड हो गए। ये लोग काफी लॉन्ग टाइम से हमारा पीछा कर रहे हैं। जैसे ही आहान ने ये कहा, अश्विनी पीछे मुड़कर देखने लगी। अरे, इस कार को तो मैंने ऑफिस के बाहर देखा था। तभी एक के बाद एक गाड़ियां पीछे आने लगीं। आहान को अपने किसी भी बॉडीगार्ड की गाड़ियां दिखाई नहीं दे रही थीं। शायद उन लोगों को इन्होंने मार डाला है। अश्विनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। तभी फायरिंग की आवाज आती है। हाईवे के बीच आहान फुल स्पीड में कार दौड़ा रहा था। अचानक आहान ने रियरव्यू मिरर में देखा तो एसयूवी उनके करीब आती दिखाई दी। हेडलाइट्स उन्हें चिढ़ाने लगी थीं। आहान के चेहरे पर एक कोल्ड और कैलकुलेटिंग एक्सप्रेशन था। ये कार तो कब से हमारा पीछा कर रही है। लगता है हमारे बॉडीगार्ड्स मारे गए हैं और ये लोग हमारे पीछे हैं, उसने कोल्डली कहा। अश्विनी घबरा के पीछे देखती है और पैनिक होते हुए बोलती है, अरे नहीं, इस कार को तो मैंने ऑफिस के बाहर देखा था। मतलब ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। आहान सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ बोला, वही तो मैं बोल रहा हूं। अब तक हमारे आदमियों को इस बारे में खबर मिल जानी चाहिए थी। लगता है इन लोगों ने उन्हें मार दिया है। बोलते हुए आहान कार की स्पीड तेज कर देता है। उसे अपनी परवाह नहीं थी, अश्विनी की फिक्र हो रही थी। आहान को कार स्पीड में चलाते हुए देखा। पीछे एसयूवी के ड्राइवर ने कहा, लगता है इन्हें हम पर शक हो गया है। पीछे बैठा आदमी बोला, हो जाने दो शक, अब हो ही गया है तो सामने आने में शर्म कैसी। बोलते हुए वो आदमी अपने बाकी आदमियों को कॉल करता है और तभी आहान रियरव्यू मिरर से अपने पीछे एक से ज्यादा कई कारों को देखता है। ये देख आहान के होठों पर एक ईविल स्माइल आ गई थी। लगता है इन्हें भी पता चल गया, आहान मन में बोला। ये लोग तो कई सारे हैं और हमारे पीछे ही आ रहे हैं, अश्विनी ने पैनिक होते हुए कहा। आहान, हम, बोलता है। अश्विनी बोली, तब हमें जल्दी से मेंशन पहुंचना होगा। मैं ऋषभ को कॉल करती हूं। बोलते हुए अश्विनी अपना फोन निकाल ऋषभ को कॉल करती है। हेलो ऋषभ, कहाँ हो तुम? ऋषभ, अश्विनी की पैनिक आवाज सुन हैरानी से बोला, आप इतना घबराई हुई क्यों हैं? इज एवरीथिंग ओके मैम? नथिंग इज ओके, हमारे पीछे हमारे दुश्मनों की गाड़ियां हैं जो हमारा पीछा कर रही है। अश्विनी ने पीछे देखा और पैनिक होते हुए बोली, दुश्मन हमारे पीछे हैं, उन्होंने हमारे आदमियों को मार दिया है। वॉट? ऋषभ सीरियस होते हुए बोला। उसने आगे कहा, वेट, मैं बाकी आदमियों को वहां भेजता हूं। ऋषभ ने इतना कहा ही था तभी उसे फायरिंग की आवाज आई। फायरिंग शुरू हो गई। बुलेट्स आहान के बुलेट प्रूफ ग्लास से टकरा रही थी। अश्विनी जोर से चिल्लाई, मगर कार को सही सलामत देख चुप हो गई। थैंक गॉड ये कार बुलेट प्रूफ है, हमें यहां से निकलना पड़ेगा, अश्विनी बोली। ऋषभ जल्दी से शेरा को कॉल करता है। शेरा, आहान ने एक सर्द आवाज के साथ कहा, समझ गया हूं, अपना सीट बेल्ट टाइट करो। अश्विनी वैसा ही करती है और आहान एक डेंजरस स्पीड के साथ, उसने एक शार्प ड्रिफ्ट ली और हाईवे से निकल के कार को जंगल के एक नैरो पाथ पर ले गया। गाड़ी अब हिचकोले खाते हुए मोड़ों पर चल रही थी। लीडर, ये लोग तो भाग रहे हैं। अरे भाग रहे हैं तो पकड़ो इन्हें, वरना बॉस हमारी चटनी बना देंगे। समझ गए बॉस, उनका पीछा करो। पीछे एसयूवीज फुल स्पीड में बढ़ती आ रही थी। फायरिंग अब भी हो रही थी, लेकिन जंगल के ट्रीज और रॉक्स के पीछे से कुछ प्रोटेक्शन मिल रही थी। ऋषभ को कॉल करते हुए अश्विनी ने थोड़ा सा कंट्रोल से कहा, ऋषभ, हम पर अटैक हो रहा है, ये लोग रुक नहीं रहे। ऋषभ बोला, आप लोग इस वक्त कहाँ हैं? अश्विनी बोली, जंगल के रास्ते में है, जल्दी बैकअप भेजो। ऋषभ बोला, समझ गया मैडम, शेरा और बाजू की टीम जल्दी वहां आ रही है। आहान जो स्पीड से कार चला रहा था अचानक एक टर्न लेने पर कार स्पीड में होने की वजह से जोर से एक बड़े पेड़ पे जा लगी। आह! अश्विनी जोर से चिल्लाई, आर यू ओके? आहान ने अश्विनी को देखते हुए कहा। सीट बेल्ट लगाने की वजह से अश्विनी और आहान को चोट नहीं लगी थी और वो लोग सेफ थे। हाँ, मैं ठीक हूँ, अश्विनी पीछे देखते हुए बोली। वो लोग यहाँ नहीं हैं, जल्दी से कार मेंशन की तरफ टर्न करो, आहान। अश्विनी ने इतना कहा ही था तभी कार जोर जोर से वाइब्रेट करने लगी। डैम इट, आहान कार की मिनी स्क्रीन पे वार्निंग देखते हुए बोला। अश्विनी आश्चर्य से, अब क्या हुआ आहान? मगर आहान कोई जवाब नहीं देता।
वो अश्विनी को गाड़ी से खींच के निकाला और दोनों जंगल के घने पेड़ों से होकर आगे बढ़ने लगे। अहान, कहाँ जा रहे हो तुम? गाड़ी में आराम से बैठ वहां से निकल सकते थे ना, तो फिर तुम जंगल में क्यों ले जा रहे हो? अश्विनी बड़बड़ा रही थी, मगर तभी एक जोर का धमाका वहां हुआ। कार गए ब्लास्ट होने से पहले ही अहान ने अश्विनी को अपनी बाहों में ले लिया था और उसके ऊपर गिर गया था। अश्विनी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी, मगर जब उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ तो वह अपनी आंखें एकदम से खोल देती है और डरते हुए सामने देखती है। उनकी कार ब्लास्ट हो गई थी और आसपास के पेड़ जल रहे थे। थैंक गॉड हम बच गए, वरना एक सेकंड भी अगर लेट होता तो हम मारे जाते। अहान, जो उसके ऊपर था, ने अपनी मुट्ठियों में रेत को कसकर बाहर लेटा हुआ। अहान, आर यू ओके? अश्विनी घबराते हुए बोली। हाँ, मैं ठीक हूँ। अहान जल्दी से उठ गया और उसने अश्विनी को भी खड़ा कर दिया। अब हम कैसे जाएंगे? वो लोग तो हमें ढूंढ लेंगे, अश्विनी ने उदास होते हुए कहा। अहान बोला, जब तक ऋषभ और शेरा नहीं आ जाते, हमें अंदर ही रहना होगा। बोलते हुए अहान अश्विनी का हाथ पकड़ घने जंगल की तरफ बढ़ने लगा। अश्विनी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। उसने कसकर अहान के हाथ को पकड़ा हुआ था। नो वे मर नहीं सकते, उनका लीडर घबराते हुए बोला। सर, अब हम बॉस को क्या जवाब देंगे? उन्हें कॉल कर इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। लीडर ने कॉल पर अपने बॉस को कांटेक्ट किया। सर, हम जंगल के बाहर हैं। अहान की कार ब्लास्ट हो गई है, मैम भी उस कार में थी। ये सुनकर काल भैरव गुस्से से बोला, अरे बेवकूफो, ये क्या किया तुम लोगों ने? इतनी आसान मौत मेरे दुश्मन को दे दी और मेरी होने वाली पत्नी को भी मार डाला। तभी एक आदमी जो कार की आग शांत होने के बाद उसे देख रहा था जल्दी से बोला, लेकिन इसमें तो उनकी बॉडीज हैं ही नहीं। फोन के दूसरे साइड से काल भैरव की ठंडी, डरावनी आवाज आई, मतलब वो लोग आसपास ही होंगे। जंगल के बाहर हो ना तुम लोग, अंदर जाकर ढूंढो उन्हें, मुझे वे दोनों जिंदा चाहिए। अब तक घनी शाम हो चुकी थी और अंधेरा होने वाला था। अहान और अश्विनी ने अपने कदमों को और ज्यादा छुपाने की कोशिश की। अहान ने देखा कि उनके आसपास कुछ शैडोज घूम रहे हैं, उनका ध्यान उन पर है। ये जंगली जानवर लगते हैं, अश्विनी ने अहान से धीरे से कहा। जंगल में रात के प्राणियों की आवाजें आ रही थीं। अहान और अश्विनी आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक कदमों की आवाज सुनाई दी और अहान ने एकदम से अश्विनी का मुंह बंद कर दिया और चट्टान के पीछे ले आया। शश, वो लोग यहीं हैं, अहान ने धीरे से अश्विनी के कान में कहा। उसकी आवाज में वो ठंडा और घातक इरादा था। अश्विनी घबरा गई थी, उसने धीरे से सिर हिलाया। वो समझ गई थी कि अब आवाज बिल्कुल नहीं करनी है। भैरव के आदमी जंगल में इधर उधर बिखर गए थे, टॉर्च लाइट्स इधर उधर चमक रही थी। एक आदमी अपने साथी के साथ कुछ निशान देख रहा था। उनके फुटप्रिंट्स यहीं तक है, लगता है ये लोग यहीं कहीं हैं, उसने धीरे से कहा। अचानक एक और आदमी ने पीछे मुड़कर टॉर्च उस चट्टान पर लगाई जहां अहान और अश्विनी छिपे थे। उसने अलर्ट होकर वहां अप्रोच किया, हाथ में गन पकड़कर उस चट्टान के आसपास घूमने लगा। अश्विनी ने अपनी सांस रोक ली, अहान भी पूरी तरह से चुप था। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने चट्टान के पीछे से झांकने की कोशिश की, वहां कोई नहीं था। फुटप्रिंट्स तो यहीं पर खत्म हो रहे हैं, पर ये लोग दिख क्यों नहीं रहे? तभी उस आदमी को अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। वो अलर्ट होकर पीछे मुड़ता है, तभी उसके सिर पर जोर से कुछ पड़ता है। धाच! अहान ने एक बड़ा पत्थर उसके सिर पर मारा। उस आदमी की चीख दब गई और उसके हाथ से गन गिर गई। अहान ने तुरंत गन उठाई और अपना एक हाथ अश्विनी के शोल्डर पर रखा, इशारा किया कि अब वो बिल्कुल चुप रहे। भैरव के एक और आदमी ने कदमों की आवाज सुनकर अपने लीडर को बुलाया। सर, लगता है कुछ अजीब है, फुटप्रिंट्स तो हैं पर लोग दिख नहीं रहे। लीडर गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, कुछ गड़बड़ तो जरूर है। सबको बोलो, जंगल के हर इलाके में फैल जाएं और यहीं आसपास ढूंढें, वो यहीं कहीं छिपकर बैठे हैं। अहान ने अश्विनी के कान में धीरे से कहा, अब हम छुपते हुए उनके पीछे पीछे जाएंगे, वो हमारे पहले कदम की सोच भी नहीं सकेंगे। अश्विनी ने उसका हाथ और कस के पकड़ लिया और धीरे धीरे, बिना आवाज के, वो दोनों जंगल के घने पेड़ों के बीच में से निकलने लगे। भैरव के आदमी उनके आसपास इधर उधर टॉर्च की रोशनी से ढूंढ रहे थे, पर उनका ध्यान गलत जगह पर था। तभी एक और आदमी ने कुछ फुटप्रिंट्स डिटेक्ट किए, पर ये प्रिंट्स जंगल की और गहराई में जा रहे थे। सर, लगता है वो लोग हमें छलाकर अंदर की तरफ भाग रहे हैं, उसने अपने लीडर को वॉकी टॉकी पर कहा। लीडर ने अब पूरी टीम को जंगल की और गहराई में जाने का ऑर्डर दिया, लेकिन अहान का प्लान कुछ और ही था।
उसने चुपके से एक और टॉर्च उठाई जो उन्होंने गिरा दी थी और थोड़ी दूर टॉर्चेस और फुटप्रिंट्स बनाना शुरू किया। जब लीडर और उसकी टीम उन नक्शों के चक्कर में घने जंगल में पहुंच गए, आहान ने दूसरी ओर से चुपके से निकलते हुए अश्विनी को सिग्नल्स दिए और वो लोग जंगल के दूसरे रास्ते में चले गए। पीछे से भैरव के आदमी अब कंफ्यूजन में इधर उधर भटक रहे थे। यहां भी फुटप्रिंट्स हैं, लेकिन ये कहीं नहीं जा रहे। एक आदमी गुस्से में बोला। भैरव के लीडर ने वॉकी टॉकी में उनकी स्टुपिडिटी पर गुस्सा निकालते हुए कहा, तुम लोगों को उन्होंने बेवकूफ बनाया है। अब तो बस एक ही रास्ता है। क्या सर? कुछ देर बाद काल भैरव का आदमी बड़े से पेड़ पर बैठा होगा और इधर उधर अपनी नजरें डाल रहा होगा, मगर उन्हें बस अपने आदमियों और पेड़ों के सिवाय और कुछ नहीं दिख रहा था। सर, यहाँ कोई नहीं है, उसने वॉकी टॉकी पर कहा। उल्लू की तरह नजरें गड़ाए रहो, क्या पता दिख जाए। पीछे से कॉल पर उस आदमी की आवाज आए। तभी कोई उसके कंधे पर टैप करता है। वो आदमी अपना शोल्डर उचका देता है। फिर कोई दोबारा टैप करता है। इस बार वो आदमी डर गया। मैं तो पेड़ पर बैठा हूं, तो फिर ये कौन बार बार अपना हाथ मेरे कंधे पर मार रहा है? बोलते हुए वो आदमी डरकर पीछे गर्दन कर देखता है। आहान का चेहरा देख वो डर के मारे नीचे पेड़ से गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसका सिर नीचे लगी चट्टान पर जोर से जा लगा। वहां कुछ गिरा। वो लोग उस डायरेक्शन में आए और उन्होंने अपने आदमी को मरा हुआ पाया। शायद ये पेड़ से गिर गया था। तभी कोई चिल्लाया, अरे देखो, हमारे आदमी की लाश इस चट्टान के पीछे से मिली है। शायद किसी ने इसका सिर पत्थर से बुरी तरह कुचल डाला है। ये सुन बाकी आदमी अलर्ट हो गए। तभी एक और आदमी चिल्लाया, हमारे एक और आदमी की लाश और उस लड़की की हाई हील्स यहां मिली है। वे सब अब काफी सख्ते में आ गए थे। लीडर गुस्से से बोला, क्या मुसीबत है? तुम लोगों को मर जाना चाहिए। वो हमारे आदमियों को बिना हथियार के छुपकर मार रहा है और तुम लोग उन्हें अब तक ढूंढ नहीं पा रहे हो। आहान और अश्विनी ने अपने कदमों को और ज्यादा छुपाने की कोशिश की। तभी एक आदमी ने अश्विनी की तरफ देखा। अरे देखो, वो लड़की वहां है, उसने चिल्लाते हुए सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। डैम इट, पकड़ी गई मैं तो, अश्विनी मन में बोली। आहान, जो एक पेड़ के पीछे छिपा था, उसकी आंखें तुरंत अश्विनी पर गईं। चलो, उन्हें पकड़ो, लीडर ने गुस्से से कहा। उसकी आंखों में पागलपन था। आहान तेजी से अश्विनी के पास आया और उसे गोद में भरकर चट्टान के पीछे लुढ़क गया। उसने अपने हाथ में गन पकड़ ली और अश्विनी से कहा, चुप रहना। मैं भी करूं फायरिंग? जब मैं कहूं तब करना, ठीक है? सभी लोग अश्विनी की तरफ बढ़ने लगे। आहान ने धीरे से अपने चेहरे को छुपाया और गन की तरफ ध्यान दिया। उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी। जैसे ही दुश्मन आहान और अश्विनी के करीब आए, आहान ने सिग्नल दिया, अब। आहान ने अपने गन से फर्स्ट शॉट मारा, जो एक दुश्मन के सिर पर लगा। उसकी चीख जंगल में गूंज गई, लेकिन आहान को इससे फर्क नहीं पड़ा। अश्विनी ने भी अपनी गन निकाली और एक और आदमी को निशाना बनाया। गोली उसकी हाथ पर लगी, जिससे वो जोर से चिल्लाया। बैक ऑफ, आहान ने गुस्से से बोला, और दोनों ने मिलकर दुश्मन पर गोली चलाना शुरू कर दिया। जंगल के अंदर एक खौफनाक फाइट शुरू हो गई थी। आहान ने बुलेट्स की बरसात कर दी, जबकि अश्विनी ने भी अपने इंस्टिंक्ट्स का इस्तेमाल करके दुश्मन को छुपते हुए मारने लगी। उन्हें पकड़ो, ये कभी नहीं बचेगा, ये हमारे आदमियों को मार रहे हैं। लीडर के आदमी एक साथ चिल्ला रहे थे, लेकिन आहान और अश्विनी की तेजी के आगे वो सब एक एक करके गिरते गए। अश्विनी की आंखें घूमने लगी थीं। वो बोली, ये लोग हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, हमें यहां से निकलना होगा। आहान ने एक और दुश्मन को टारगेट कर कहा, आगे बढ़ो, किसी भी तरीके से हमें निकलना होगा। लेकिन एक दुश्मन जो एक झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था, उसने आहान को देखा। उसके होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई। आहान की बुलेट्स तभी खत्म हो गईं। डैम इट, आहान गुस्से से बोला। आहान, अश्विनी ने घबराते हुए कहा। ये खत्म हो गई, आहान ने कहा। उधर ऋषभ शेरा और उनके आदमियों की कार आकर के रुक गई थी। उन्होंने आहान की ब्लास्ट कार को देखा। ऋषभ ये देख सदमे में चला गया। बॉस और मैम मरे गए क्या? शेरा बाकी की गाड़ियां देखते हुए सीरियस होकर बोला, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये लोग अब तक चले जाते। शायद बॉस और मैम अंदर हैं, हमें जल्दी उन्हें ढूंढना चाहिए। हाँ, हम वैसे भी लेट हो गए, ऋषभ ने कहा और वो लोग घने जंगल में बढ़ने लगे। तभी वो आदमी जो छुपा हुआ था आहान के सिर को टारगेट करता है और ईविल स्माइल करते हुए ट्रिगर प्रेस कर देता है। उसकी गन से गोली निकल चुकी थी। आहान ने देखा कि सामने एक शूटर उसे शॉट करने वाला था,
इसलिए जल्दी से वो नीचे झुक गया। तभी वो आदमी जो आहान के पीछे था उसका निशाना उसके हेड से मिस हो गया और गोली सीधा आहान के हाथ में जा लगी। अश्विनी चीखने ही वाली थी मगर आहान ने उसका मुंह बंद कर दिया और दोनों ने सामने देखा। सामने एक शूटर था। वो फिर से आहान को शूट करने ही वाला था मगर तभी उसकी गन से गोलियां खत्म हो गईं। साले तुमने मेरे आहान को शूट किया, अश्विनी गुस्से से मन में बोली। उसने जल्दी से अपनी गन से उस आदमी को शूट कर दिया। गोली सीधा उस आदमी के माथे के सेंटर में जा लगी और वो आदमी नीचे गिर गया। आहान क्या तुम ठीक हो? अश्विनी घबराते हुए बोली। आहान अपना दूसरा हाथ अपने गोली लगे हाथ पर दबाकर खून को रोकते हुए बोला, मैं ठीक हूं। तभी आगे वाला शूटर उस चट्टान की तरफ आने लगा जहां आहान और अश्विनी छिपे हुए थे। कहां से ठीक हो? तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा है, अश्विनी पैनिक होते हुए बोली। आहान उसे घूरते हुए बोला, खून ही बहेगा, कोई पानी नहीं। चुप रहो, ऐसी सिचुएशन में तुम्हें मजाक। तभी आगे बोलते हुए अश्विनी बीच में रुक गई। उन दोनों ने सामने देखा। सामने वो शूटर उनकी तरफ गन पॉइंट कर खड़ा था। अश्विनी अपनी गन उठाती है मगर वो शूटर काफी ज्यादा फास्ट था। वो आहान को शूट करने ही वाला था। तभी पीछे से एक गोली उसके गले को चीरते हुए पेड़ पे जा लगी और वो शूटर नीचे गिर गया। इसे किसने मारा? अश्विनी हैरानी से बोली। तभी गोलियों के चलने की आवाजें आने लगीं। लगता है शेरा और ऋषभ आ गए, आहान ने कहा। वो दोनों खड़े हो गए और उन्होंने सामने अपने आदमियों को खड़ा हुआ पाया। बॉस, ऋषभ भागते हुए आहान अश्विनी के पास आया। थैंक गॉड तुम आ गए ऋषभ, वरना आज हमारा मरना तय था। अब जल्दी से आहान को हॉस्पिटल लेकर जाओ, इसके हाथ से खून बह रहा है, अश्विनी घबराते हुए बोल रही थी। ऋषभ बोलने लगा, डोंट वरी मैम, आप दोनों जल्दी से मेरे साथ आइए, उन्हें शेरा संभाल लेगा। आहान के आदमी आहान और अश्विनी को प्रोटेक्ट करते हुए काल भैरव के आदमियों से लड़ते रहे। आहान और अश्विनी दोनों कार में बैठ गए। हमें डायरेक्ट मेंशन जाना होगा, वरना वो लोग हॉस्पिटल पर भी अटैक कर सकते हैं और वहां मासूम लोग हैं। आहान ने जैसे ही यह कहा, अश्विनी गुस्से से बोली, चुप रहो, मेंशन में कोई डॉक्टर नहीं है। मैं डॉक्टर वर्मा को कॉल कर लूंगा, वो पहुंच जाएंगे, ऋषभ ने कहा। उन्हें राठौड़ मेंशन मत बुलाना, मेरे मेंशन बुलाना, आहान सर्द आवाज में बोला। ऋषभ ने अपना सिर हिला दिया और डॉक्टर वर्मा और उनकी टीम को कॉल करने लगा। कुछ देर बाद अश्विनी और आहान के मेंशन में थे और डॉक्टर वर्मा भी अब तक आ चुके थे। वो आहान के हाथ से बुलेट निकाल रहे थे। थोड़ी देर में वो लोग आहान के हाथों पर पट्टी कर देते हैं। डॉक्टर वर्मा अपनी टीम के साथ वापस वहां से चले गए। तब तक शेरा भी वहां आ गया था। सिर, उन सारे आदमियों को हमने खत्म कर दिया है। मेरे ख्याल से शायद ही कोई जिंदा बचा होगा, शेरा ने सीरियस होकर कहा। अश्विनी गुस्से से बोली, पर वो आदमी किसके थे? मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। शायद आहान का कोई मामूली दुश्मन नहीं हो सकता। ऋषभ बोला, यू आर राइट मैम, वो कोई मामूली दुश्मन नहीं है। अश्विनी बोली, तुम जानते हो वो किसके आदमी थे? मुझे बताओ कौन है वो कमीना? काल भैरव, ऋषभ ने कहा। अश्विनी हैरानी से बोली, काल भैरव? तभी वो फ्लैशबैक्स याद करने लगी और अगले ही पल शॉक्ड होते हुए बोली, द किंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया? आप भी जानती हैं, ऋषभ बोला। हाँ, कैसे नहीं जानती, मैं जब अंडरवर्ल्ड में थी ना, तभी से उसे जानती हूं, अश्विनी बोली। ये सुन ऋषभ पैनिक होते हुए आहान की तरफ देखने लगा। आहान सर्द आवाज में बोला, वो नहीं जानती, अगर जानती तो ऐसे रिएक्शन नहीं देती। अश्विनी चिढ़ते हुए बोली, अरे मैंने बस उसका नाम सुना था, अंडरवर्ल्ड में उसका काफी दबदबा है। सुना है वो एक खतरनाक क्रिमिनल भी है, उसने हर इल्लीगल काम को अंजाम दिया है। फिर आहान को घूरते हुए बोली, कम तो आप भी नहीं होना, मैंने सुना था काल भैरव और एएसआर दुश्मन है। फर्क बस इतना है आपने अभी तक खुद को एक्सपोज नहीं होने दिया कि आप भी एक अंडरवर्ल्ड डॉन है। शेरा ये सुनकर अश्विनी से बोला, वो इसलिए क्योंकि बॉस कभी अपने पीछे एक छोटा सा प्रूफ तक भी नहीं छोड़ते जिससे कोई भी उन तक पहुंच पाए, और जो बॉस के इस राज को जानते हैं वो उनके दुश्मन ही है। बॉस सच में कोई माफिया नहीं है। अश्विनी हैरानी से बोली, तो क्या है? जब वो अंडरवर्ल्ड डॉन हुए तो ऑब्वियसली एक माफिया ही हुए ना। ऋषभ बोला, नहीं, वो अपर वर्ल्ड के साथ साथ अंडरवर्ल्ड पर भी राज करते हैं, इसलिए वो अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं है। हाँ, उन्होंने कुछ इल्लीगल काम किए थे मगर माफियाओं को लूटकर और उन्हें सीबीआई को हवाले कर उनका पैसा उन तक पहुंचाया जिसने वो लूटते थे। अश्विनी अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करते हुए बोली, ओह ऐसा है?
शेरा बोला, हाँ। तब सब एएसआर से डरने लगे थे क्योंकि एएसआर उनसे ज्यादा पावरफुल था। तब अंडरवर्ल्ड में काल भैरव भी रूल कर रहा था, मगर बॉस ने उन्हें हर बार डिफीट कर दिया, जिसकी वजह से वो उन्हें अपना दुश्मन मानते हैं। और उस दिन उन लड़कियों और आपको किडनैप भी काल भैरव ने ही किया था। ये सुन अश्विनी गुस्से से अपनी बांह ऊपर करते हुए बोली, उस कमीने को एक बार मेरे सामने आने दो, मैं उसका ऐसा हुलिया बिगाड़ूंगी ना, वो आईने में खुद को पहचान भी नहीं पाएगा। वैसे शायद वो जरूर मोटा और खतरनाक दिखता होगा। ये सुन ऋषभ और शेरा पहले आहान को देखते हैं और फिर जोर जोर से खांसने लगते हैं। अश्विनी तिरछी नजरों से उन्हें घूरते हुए बोली, अब तुम दोनों को क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, दोनों ने कहा। आहान, जो अपनी भौहें सिकोड़ आंखें बंद कर ये सब सुन रहा था, एकदम से अपनी आंखें खोल देता है। उसने अश्विनी से कहा, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उसका मुंह तोड़ने की, मैं इसके लिए काफी हूं। अश्विनी बोली, मगर मुझे उसे सबक सिखाना है, आखिर उसकी वजह से ही तुम्हें गोली लगी भाई। आहान बोला, जाओ जाकर सो जाओ, हम कल सुबह होते ही यहां से चले जाएंगे। अश्विनी बोली, पर बच्चों का क्या? वो अभी तक सो नहीं रहे होंगे, हमारा वेट कर रहे होंगे, मैं उन्हें कॉल करके आती हूं। अश्विनी अपना फोन चेक करती है मगर फोन कार में ब्लास्ट हो गया था। डैम, मेरा फोन तो कार में ही रह गया। पता नहीं ये लोग मेरे फोन के पीछे क्यों पड़ रहते हैं, हर बार मेरा फोन बलि का बकरा बन जाता है। अश्विनी गुस्से से बोली। आहान धीमी आवाज में, ऋषभ। ऋषभ जल्दी से अपना फोन निकाल अश्विनी को दे देता है। थैंक यू। अश्विनी फोन लेकर दूसरी ओर चली जाती है। उसके जाने के बाद आहान के एक्सप्रेशन सर्द हो गए। सर, हमें कुछ करना होगा, वरना वो काल भैरव इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगा, शेरा बोला। ऋषभ ने कहा, भैरव इंडिया आता नहीं है, बस एक दो बार ही आया है, फिर वो अचानक क्यों आ गया? आहान सर्द आवाज में बोला, अश्विनी उसका शिकार है और वो उसे लेने आया है। ऋषभ शॉक्ड होकर, जान से मारने? नहीं, अगर जान से मारना होता तो उसके आदमी मेरे साथ साथ अश्विनी पर भी अटैक करते, मगर हर बार मैंने उनकी गन को खुद की तरफ पॉइंट होते देखा था, आहान बोला। उसने गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, मतलब साफ है, भैरव की नजर अश्विनी पर है और वो उसे अपना स्लेव बनाकर मुझे पपेट की तरह नचाना चाहता है। शेरा सीरियस होकर बोला, तब वो इतनी आसानी से मैम का पीछा नहीं छोड़ेगा, हमें उसे मुंबई से खत्म करना होगा, ऋषभ ने कहा। आहान कुछ सोचने लगा। राठौड़ मैंशन, रात के इस वक्त 9 बजे थे और सब लोग इस वक्त लिविंग हॉल में थे। कहीं मम्मा फिर से तो मुसीबत में नहीं फंस गई? देव उदास होकर बोला। राजवीर जो कॉल कर रहा था, आहान भी अपना कॉल पिक नहीं कर रहा था। कोई भी कॉल पिक नहीं कर रहा है, जरूर कुछ हुआ है उन लोगों के साथ, राजवीर बोला। शकुंतला घबराते हुए बोली, तभी मुझे सुबह से कुछ ठीक वाइब नहीं आ रही थी। तभी वहां पर आरव आ गया। आरव को देखकर अवंतिका जल्दी से उसके पास आई और बोली, वो लोग तुम्हें दिखे क्या? आरव के चेहरे के एक्सप्रेशंस देख वो लोग भी डिसअपॉइंट हो गए थे। नहीं, मैंने उन्हें बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिले। हाँ, मगर एक न्यूज जरूर मिली थी। आरव के इतना बोलते ही सूर्य भौहें सिकोड़कर बोला, कैसी न्यूज चाचू? यही कि जहां राठौड़ कॉर्पोरेशन है, वहां से थोड़ी दूर आज हमला हुआ था। कुछ कारें किसी दूसरी कार पर फायरिंग कर रही थी। जैसे ही आरव ने ये कहा, देव रोते हुए बोला, ये जरूर मम्मा डैडी की कार होगी। सूर्य उसे शांत कराते हुए बोला, शांत हो जाओ देव, डैड और मॉम तो सुपरहीरोज है ना, और सुपरहीरोज को कुछ नहीं होता। तभी राजवीर का फोन रिंग हुआ। उसने देखा ऋषभ का कॉल था। हेलो ऋषभ बेटा, आहान और अश्विनी का कुछ पता चला? राजवीर ने कहा। तभी अश्विनी की आवाज आए, वी आर सेफ दादाजी, आप लोगों को अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राजवीर राहत की सांस लेते हुए बोला, थैंक्स गॉड, आप सब सेफ हो। ये सुन सबने राहत की सांस ली कि अब वो लोग बिल्कुल सेफ थे। तुम्हारी मम्मा का फोन है, बात करो, राजवीर देव और सूर्य को फोन देते हुए बोला। मम्मा, देव जल्दी से भागते हुए आ गया। राजवीर ने कॉल स्पीकर पर रख दिया। हेलो मेरे बाबू और सोना, कैसे हो? अश्विनी बोली। देव रोते हुए बोला, मम्मा, मैं बहुत डर गया था। आपको और डैडी को क्या हुआ? ओह मेरा बच्चा, मैं और डैडी सुबह होते ही वापस आ जाएंगे, अश्विनी ने कहा। सूर्य सीरियस होकर बोला, मॉम, क्या आप लोगों पर कोई अटैक हुआ था? अश्विनी बोली, हाँ, लेकिन तुम्हारे अंकल ऋषभ और शेरा ने टाइम रहते हमें बचा लिया था, तो घबराने की जरूरत नहीं है।
फिर रुककर, बाय, अब मैं कॉल रखती हूँ। डिनर कर लेना और सो जाना, चिंता मत करना। ओके मॉम, हम सुबह आपसे मिल लेंगे, सूर्य ने कहा। अश्विनी ने तभी गुड नाइट बोलकर कॉल कट कर दिया। शकुंतला गहरी सांस लेते हुए बोली, बच्चे हैं, बच्चे सेफ हैं, पर यह अटैक आखिर करवा कौन सकता है? ये सवाल सुन राजवीर के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं, जो सूर्य की नजरों से छिपी नहीं। जरूर ग्रैंडपा इसके बारे में कुछ जानते हैं, सूर्य मन में बोला। दूसरी तरफ, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने जिस चीज की इतने लंबे टाइम से प्लानिंग की थी, उसको फिर से अहान और उसके आदमियों ने बर्बाद कर दिया। काल भैरव गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, जिसे सुन वहां मौजूद सभी आदमी डर गए। वो आदमी जो जिंदा जंगल में बच गया था, कांपते हुए बोला, सर, हमारे आदमियों ने अहान को घायल कर दिया था, मगर तभी उसके आदमी अचानक से जंगल में आ गए। अगर वो आए तो तुम लोगों ने उन्हें मारा क्यों नहीं? हमारे इतने आदमी उसे मारने के लिए गए थे, तो फिर क्यों तुम सब एएसआर के आदमियों से हार गए? तुम लोगों की बरसों पुरानी ट्रेनिंग उनके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाई। किस काम के हो तुम लोग? बोलते हुए भैरव गुस्से से पास पड़ी गन से उस आदमी के हेड को टारगेट कर शॉट कर देता है। वो आदमी नीचे जा गिरा। उसकी लाश देख वहां मौजूद हर किसी के दिल में दहशत फैल गई थी। सालों हराम का खाते हो और एक काम भी ठीक से पूरा नहीं कर सकते। ऐसे लोगों की भैरव की दुनिया में जरूरत नहीं है, उन्हें दूसरी दुनिया की जरूरत है। बोलते हुए भैरव रूम के हर एक आदमी को शूट करने लगा। तभी गरुड़ वहां आया। उसने लोगों की लाशों को देखा और समझ गया कि उसके बॉस को फिर से पागलपन के दौरे पड़ गए हैं। गरुड़, जी बॉस। काल भैरव गुस्से से कांपते हुए बोला, अब ज्यादा देर नहीं, मौका सही देखते ही अश्विनी को किडनैप कर यहां से चले जाएंगे। गरुड़ अपना सिर हिलाकर बोला, मैं इस बार और भी वेल ट्रेन्ड आदमियों को रेडी करूंगा। अहान के मेंशन में अश्विनी अहान के पास लेटी हुई और उसकी केयर कर रही थी। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? अश्विनी ने कहा। अहान बोला, नहीं। तुम कभी दर्द दिखाते क्यों नहीं हो? आदत है। जैसे ही अहान ने ये कहा, अश्विनी के पास कहने को कोई शब्द नहीं बचे थे। वो गहरी सांस लेकर अहान के पेट पर हाथ रख सो गई। अहान, आई लव यू, मुझे पसंद नहीं कोई तुम्हें हट करे, अश्विनी नींद में बड़बड़ाए। अहान उसे देखे जा रहा था। अगर आरव रे बनाकर अश्विनी को उस दिन अहान को मारने का कॉन्ट्रैक्ट ना देता, तो आज अश्विनी और वो एक नहीं हो पाते। पिछले जन्म में तो अश्विनी बस 2-3 बार ही अहान से मिली थी और तब वो उसे जानती तक नहीं थी। अहान अश्विनी के माथे पर किस करता है और सो जाता है। 5 दिन बाद अहान मध्य प्रदेश एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग के लिए पहुंच गया। होटल का रूम लग्जरियस था, बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़े लोगों के लिए सजता है। लेकिन आज का दिन अलग था। अहान कभी ड्रिंक नहीं करता था, मगर उस रात उसने एक ग्लास ले ही लिया। गोल्ड रंग की वो ड्रिंक उसके हाथ में चमक रही थी। उसकी नजरें दूर तक सोच में घूम रही थीं। वो अपने रूम के दरवाजे को धक्का देकर अंदर आया, लेकिन जो उसने देखा उससे उसकी सांसें रुक गईं। रूम में एक नर्म, हल्की सी रोशनी थी। बेड पर लाल गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थीं। उनकी महक हवा को महका रही थी। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज थी वो लड़की, जो ट्रांसपेरेंट नाई अंडरस्कोती पहने बेड पर लेटी हुई मुस्कुरा रही थी। उसकी जुल्फें पिलो पर बिखरी हुई थी और उसकी आंखों में एक आग सी थी। कौन? अहान ने गुस्से से पूछा। कम ऑन बेबी, उस लड़की ने मदहोश आवाज में कहा। मुझे पता है तुम अब खुद को रोक नहीं पाओगे। अहान की आंखों में हैरानी थी। उसका हमेशा का कल्म और कंपोज चेहरा पहली बार बिखर गया। क्लारा, उसने धीरे से कहा, उसके शब्द मुश्किल से निकल पाए। सुबह अश्विनी, जो आहान को सरप्राइज देने एमपी आई थी, जैसे ही रूम के दरवाजे पर पहुंची, उसने वो मंजर देखा जो उसका दिल तोड़ने के लिए काफी था। आहान को क्लारा के साथ देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। आहान को भी होश आ गया और उसने अश्विनी को देखा। उसने कुछ सेकंड तक चुपचाप देखा, फिर उसकी आंखों में गम और गुस्से की लहर थी। अश्विनी, रुक जाओ, आहान उससे समझाने की कोशिश करता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन अश्विनी ने उसे गुस्से में देखा। आंखों में आंसू चमक रहे थे। तुम चीटर हो, आहान, उसने जोर से कहा, और थप्पड़ की एक गूंज से रूम भर गया। उसके चेहरे पे पेन और बेट्रियल था। फिर अश्विनी बिना पलटे, आंसू रोकते हुए वहां से चली गई, और आहान बस बेबस और पछतावे से देखता रह गया। उसने गुस्से से क्लारा को देखा। क्लारा, तुम? आहान बोला। उसे कुछ कुछ हो रहा था, शायद उस ड्रिंक में ही कुछ था। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन क्लारा तेज थी। एक ही पल में वो बेड से उठी और उसके पीछे आके उसकी कमर के घेरे में अपनी बाहें डाल दी।
ये क्या कर रही हो? आहान ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन क्लारा ने उसे और कसकर पकड़ लिया। उसके होठों से एक हल्की सी हंसी निकली, एक शैतानी सी मुस्कुराहट। आई एम योर अश्विनी, क्लारा ने जरा और पास आते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा चाम था। आहान का चेहरा हैरानी से उसकी तरफ घूम गया। उसके होठों पे कंफ्यूजन था, लेकिन क्लारा ने धीरे से अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। अचानक, जैसे दोनों की होश की दुनिया ही खत्म हो गई। रूम की रोशनी और भी फीकी लगने लगी, सब कुछ गुम सा हो गया। क्लारा की आंखों में एक शैतानी सी चमक थी, दिल में एक खौफनाक खुशी। धोखे से ही सही, अब तुम मेरे हो गए, उसने मन ही मन सोचा। सुबह, अश्विनी जो आहान को सरप्राइज देने एमपी आई थी, जैसे ही रूम के दरवाजे पर पहुंची उसका दिल टूट गया। अश्विनी, रुक जाओ। आहान उसे समझाने की कोशिश करता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन अश्विनी ने उसे गुस्से में देखा, आंखों में आंसू चमक रहे थे। तुम चीटर हो, आहान, उसने जोर से कहा, और थप्पड़ की एक गूंज से रूम भर गया। उसके चेहरे पे पेन और बेट्रेयर था। वो चली गई। क्लारा हंसते हुए अपना नाइट शिट पहनते हुए बोली, क्या हुआ मिस्टर आहान सिंह राठौर, इतना पैनिक क्यों हो रहे हो? तुम्हारी वाइफ से ज्यादा खुश तो मैं तुम्हें रख सकती हूँ। बोलते हुए क्लारा अपने दोनों हाथ बांध आहान के सामने जाकर खड़ी हो गई। तुमने ये जानबूझकर किया है ना, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, आहान गुस्से से बोला। क्लारा अपनी अदाओं के साथ आहान से बोली, व्हाटएवर जो होना था वो तो हो ही गया। अब तुम्हारी वाइफ तुम्हें डिवोर्स दे देगी, बट मैं एक ऑफर देती हूँ, मुझे अपनी वाइफ बना लो। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। ये सुन आहान के होठों पे डेविल स्माइल आ गई, जिसे देख क्लारा की मुस्कुराहट गायब हो गई थी और वो भौहें सिकोड़ते हुए उसे देखने लगी। आहान शैतानी की तरह हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मिस क्लारा, तुम मेरे क्लोज आए हो? नहीं, मैं तुम्हें अपने करीब लाया हूं। जैसे ही क्लारा ने ये सुना उसकी आंखें खौफ से भर गई और वो भागने लगी, मगर आहान ने उसकी कमर को पकड़ उसे वॉल से सटा दिया और अपनी ग्रीन आंखों से उसकी आंखों में देखने लगा। दूसरी तरफ अश्विनी वापस मुंबई आ गई थी और वो गुस्से में लग रही थी। आरव ये देख कंफ्यूज होते हुए बोला, क्या हुआ भाभी, आप काफी ज्यादा गुस्से में लग रही हैं? अश्विनी रो भी रही थी और गुस्से में थी, वो चिल्लाने लगी, देव और सूर्या कहाँ हो तुम? देव और सूर्या जल्दी नीचे आ गए थे। आज संडे था तो उनके स्कूल की भी छुट्टी थी। शकुंतला, अवंतिका और राजवीर भी अब अपने रूम से बाहर निकल आए। बहू, तुम चिल्ला क्यों रही हो? शकुंतला ने पूछा, मगर अश्विनी का सिर जोर से दर्द कर रहा था। उसकी आंखों के सामने इस बार दो सीन घूम रहे थे। पहला तो आज से 6 साल पहले का, जिसमें उसने युवान को नताशा के साथ देखा था, और दूसरा आज सुबह का, जिसमें उसने आहान को क्लारा के साथ देखा था। अश्विनी अपनी किस्मत को कोस रही थी, आखिर क्यों वो हर बार ऐसे बलि का बकरा बन जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था आहान उसे चीट करेगा। उसका दिल मान ही नहीं रहा था आहान ने उसे चीट किया है। मगर आंखें, वो तो धोखा नहीं खा सकती, उसने खुद अपनी आंखों से देखा था। मम्मा, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? देव ने पूछा। अश्विनी उन दोनों से बोली, दोनों अपना सामान पैक कर लो, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। अश्विनी का ये फैसला सुन हर कोई सदमे में चल गया था। वो लोग समझ गए मामला बहुत ही सीरियस था। पर क्यों, क्या तुम्हारा और आहान का फिर से कोई झगड़ा हुआ है? राजवीर ने पूछा। अश्विनी बोली, आप उन्हीं से ही पूछ लेना, उसने क्या किया है। क्या किया है मतलब? अवंतिका ने पूछा। उसे चिंता हो रही थी कि कहीं आहान अपने डैड रणविजय जैसा न निकल गया हो। मैं डैडी की छोड़कर नहीं जाऊंगा। देव ने जैसे ही ये कहा, अश्विनी एक थप्पड़ देव को मार देती है। ये देख हर कोई शॉक रह गया था। बहू, शकुंतला गुस्से से बोली। देव रोते हुए शकुंतला के पीछे छिप गया, उसने उसकी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ लिया था। आरव गुस्से से बोला, भाभी, आपके और भाई के बीच अगर कुछ हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चों पर अपना गुस्सा निकालेंगी। तुम बीच में मत बोलो आरव, अश्विनी ने गुस्से में कहा। उसके गुस्से को देख किसी में भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सूर्या को भी आज पहली बार अश्विनी पर गुस्सा आ रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जब अश्विनी ने देव को थप्पड़ मारा था। तभी अश्विनी देव के पास आए, देव छुपने लगा। वो रोते हुए बोला, कट्टी, आज से आप मेरी मम्मा नहीं हैं, मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगा। बोलते हुए देव रो रहा था, मगर अश्विनी उसकी बाह पकड़ जबरदस्ती अपने सामने ले आती है और घुटनों के बल बैठ जाती है। सूर्या, तुम भी यहाँ आओ, अश्विनी सूर्या को घूरते हुए बोली। मत आना भैया, ये आपको भी मारेगी, देव ने रोते हुए कहा।
मगर सूर्या को उसके पास आना ही पड़ा। अश्विनी उन दोनों के हाथ पकड़ते हुए दर्द और गुस्से से भरी आवाज में बोली, आज के बाद तुम दोनों का कोई भी डैड नहीं है। बच्चों को ऐसा क्यों कह रही हो? शकुंतला ने कहा, आप अपने पोते से ही पूछिए, उसने जो किया उसकी माफी नहीं है। अश्विनी ये बोलते हुए रोने लगी थी। क्या किया उन्होंने? अवंतिका ने पूछा। ही चीटेड ऑन मी। मैंने उसे किसी और लड़की के साथ देखा, वो पूरी रात उसके साथ था। मैं एमपी उसे सरप्राइज देने गई थी, मगर यहाँ मुझे खौफ भरा सरप्राइज मिल गया। बोलते हुए अश्विनी हंस रही थी। उसकी हंसी दर्द से भरी हुई थी। वहीं ये सब सुन वहां मौजूद हर कोई शॉक्ड रह गया था। राजवीर गुस्से से बोला, अगर ऐसा है तो मैं भी उसे माफ नहीं करूंगा। अब देव और सूर्या को बुरा लग रहा था, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था उनके डैड ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। मैं भी डैड को माफ नहीं करूंगा, सूर्या गुस्से से बोला। देव अपने आंसू पोंछ बोला, अगर आप सच कह रही हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा। अवंतिका मन में बोली, वही हुआ जिसका डर था, आखिर एक बेटे ने प्रूव कर ही दिया, उसकी रगों में उसके बाप का खून दौड़ रहा है। अश्विनी खड़ी होते हुए बोली, इसलिए कि अब से हमेशा के लिए यहां से जा रही हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती जैसे रणविजय का साया अपने बेटे पर पड़ा और वो उसके जैसा बन गया, मेरे बेटे भी उस धोखेबाज के साथ रहकर उसके जैसे ही बन जाएं। अपना ख्याल रखना बच्चों। रणवीर सूर्या और देव को हक करते हुए बोला। सूर्या और देव उनके गले लग रो रहे थे। न जाने अब वो लोग कब उनसे मिलने वाले थे। किसी ने अब कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि वो सब किसी धोखे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अश्विनी अपना सामान पैक कर वहां से चल गई। कार सात्विक ड्राइव कर रहा था। मैंने तो पहले ही कहा था वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, बट तुम मेरी बात मानी नहीं, सात्विक बोला। अश्विनी दर्द से भरी हंसी हंसते हुए बोली, तुम सही कह रहे थे सात्विक, प्यार के गिरे हुए इंसान को सही गलत की समझ नहीं रहती है। मैं पागल थी। मुझे लगा फाइनली मैं अब एक वाइफ की लाइफ जी पाऊंगी, मेरी भी अपनी फैमिली होगी, बट मैं गलत निकली। फिर से मेरे साथ धोखा हुआ। बोलते हुए अश्विनी फूट फूट कर रोने लगी। मॉम शांत हो जाए, अब से हम उनके पास जाएंगे नहीं, उनसे दूर ही रह लेंगे, देव शांत करवाते हुए बोला। देव अपने छोटे हाथों से अश्विनी के आंसू पोंछते हुए गुस्से से बोला, मम्मा आप रोइए मत, मैं अब से उन्हें कभी डैडी नहीं कहूंगा और ना ही उनके पास जाऊंगा, उन्होंने मेरी मम्मा को हर्ट किया है। अश्विनी सूर्या और देव को अपनी बाहों के घेर में लेती है और उन्हें लगाकर कहती है, आई एम सॉरी देव बेबी, मैंने उस इंसान की वजह से आज पहली बार तुम्हें थप्पड़ मारा, ज्यादा जोर से तो नहीं लगी? अश्विनी देव का गाल चेक करते हुए बोली, जिस पर अभी भी उंगलियों के निशान थे। देव हल्की सी स्माइल के साथ बोला, कोई बात नहीं मम्मा, देव बेबी स्ट्रांग है। सात्विक गहरी सांस लेते हुए बोला, जो हुआ उसे भूल जाओ और एक अच्छी शुरुआत करो, सिंगल लाइफ बेस्ट होती है। सात्विक ने कह तो दिया था, मगर वो दोनों ही अंदर किसी के लिए मर रहे थे। अश्विनी इतनी आसानी से उस धोखे को कैसे भूल सकती थी? वो सोच रही थी काश ये एक बुरा सपना हो, मगर ऐसा नहीं हो सकता था। इस बार मैं लंदन नहीं जाऊंगी, स्पेन जाऊंगी। जैसे ही अश्विनी ने ये कहा, सात्विक बोलता है, जैसी तुम्हारी इच्छा, वरना लंदन में वो तुम्हें ढूंढते हुए आ जाएगा। आने दो, मैं नहीं डरती उससे, अश्विनी गुस्से से बोली। दूसरी तरफ एमपी में अहान इस वक्त अपने रूम से बाहर निकला था। उसने ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। तभी ऋषभ वहां आया। वो काफी घबराया हुआ लग रहा था। उसे ऐसे घबराते देख अहान की भौहें आपस में सिकुड़ गईं। तुमने फ्लाइट बुक की? अहान ने कहा। ऋषभ बोला, सर, अश्विनी मैम ने घरवालों को बता दिया है आपने उन्हें चीट किया है, इसलिए वो देव और सूर्या को लेकर वहां से चली गई। ये सुन अहान की आंखों के नीचे डार्कनेस आ गई थी। कुछ देर बाद अहान राठौड़ मेंशन पहुंचा। सब उसे घूर घूर कर देख रहे थे, मगर अहान ने किसी को कुछ नहीं कहा और वहां से जाने लगा। आरव गुस्से से बोला, आई डिडंट एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। अहान रुका और पीछे मुड़कर आरव की ओर देखने लगा। लंदन में मैंने आपकी आंखों में अश्विनी के लिए प्यार और पॉसेसिवनेस देखी थी। मुझे लगा था आप कभी उन्हें चीट नहीं करेंगे, मगर लास्ट में आपने मुझे रॉन्ग प्रूव कर दिया। अब अगर उसके साथ भी आपने वैसा ही किया जैसा। आरव आगे बोलते हुए बीच में ही रुक गया। अहान की लाल और बर्फीली आंखें उसे आगे बोलने से रोक रही थीं। राजवीर गुस्से से बोला, तुमने अश्विनी के साथ ऐसा क्यों किया अहान? वो कितनी रो रही थी, कैसे संभालेगी वो खुद को? उसे मुझ पर ट्रस्ट था ही नहीं, गलती भी मेरी है जो मैंने उससे सब कुछ छिपा कर रखा। अहान ने जैसे ही ये कहा,
राजवीर सोच में पड़ गया और अगले ही पल उसकी आंखें गुस्से से बड़ी हो गईं। अहान उन सबको सस्पेंस में छोड़ अपने रूम में आ गया। उसने गुस्से से अपना दरवाजा बंद कर लिया। उसने बेड की तरफ अपनी नजरें दौड़ाई जहां अश्विनी उसके साथ सोती थी। वो दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे की बाहों में सोते रहते थे, मगर आज बेड भी खाली था। उसे गुस्सा आ रहा था। अहान शावर लेने जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ा, पीछे से अश्विनी की आवाज आई, क्यों किया तुमने मेरे साथ ये सब अहान? अहान झट से पीछे पलटकर बेड की तरफ देखने लगा। उसे अश्विनी का रोता हुआ चेहरा दिखा। वो बेहद दर्द में लग रही थी, जिससे अहान के सीने में भी तेज दर्द उठा। तभी वो चेहरा भी उसके सामने से गायब हो गया। अब बेड खाली था। अहान को हेल्यूसिनेशन हो रहा था। नहीं, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती अश्विनी। अभी तो तुम मेरी लाइफ में आई हो। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, फिर चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। अहान गुस्से से बोला। पूरी रात उसे नींद नहीं आई थी। अहान सिगरेट आमतौर पर नहीं पीता था, मगर आज उसका मन हो रहा था। वो बेड से उठा और लंबे कश सिगरेट के लगाते हुए चांद को घूर कर देख हवा में धुएं को छोड़ने लगा। उसने इस वक्त जॉगी पहनी थी। वो शर्टलेस था। उसके नाल बिखरे हुए थे और अश्विनी से बिछड़ने का दर्द उसके दिल से होते हुए उसकी ऑलिव ग्रीन आंखों में शो हो रहा था। वेल प्लेड काल भैरव, तुमने इस बार कोई वेपन का यूज नहीं किया। तुमने हमें दोनों को ही वेपन बनाकर एक दूसरे पर वार करने को मजबूर किया है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। यू विल पे। अहान गुस्से से बोल रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने देखा ऋषभ उसे कॉल कर रहा था। हेलो बॉस, ऋषभ की आवाज आई। अहान सर्द आवाज में बोला, आज मुझे उन दोनों की इंफॉर्मेशन नहीं, वो दोनों जिंदा मेरी आंखों के सामने चाहिए। क्लारा इज मिसिंग। ऋषभ ने जैसे ही ये कहा, अहान की पकड़ फोन पर कस गई। अगर मिसिंग है तो फिर ढूंढते क्यों नहीं उसे? अहान गुस्से में लग रहा था। आज उसका गुस्सा अलग था। ऋषभ भी डर गया था। वो होटल से अचानक गायब हो गई। वहां काल भैरव भी आया था। शायद काम पूरा करने के बाद उसने क्लारा को खत्म कर दिया। जैसे ही ऋषभ ने ये कहा, अहान अपनी गर्दन पे हाथ रखते हुए बोला, मेरा शिकार मेरे दूसरे शिकार के हाथों मारा गया। अब मैं अश्विनी को क्या एक्सप्लेन करूंगा? ऋषभ ने कहा, इसके लिए तो काल भैरव को ही पकड़ना होगा बॉस। हम और उसने जो इस बार किया है उसकी माफी मैं उसे पिछली बार की तरह नहीं दूंगा। अहान गुस्से से बोला। तभी उसने रुककर कहा, अश्विनी का कुछ पता चला? हाँ, हमारी टीम ने सीसीटीवी फुटेज देखी। वो सात्विक और बच्चों के साथ एयरपोर्ट पे थी। ऋषभ ने कहा। वहां से क्या पता चला? वो वापस लंदन गई है? अहान ने कहा। नहीं, वो लंदन नहीं गई, इस बार स्पेन गई है। जैसे ही अहान ने स्पेन सुना, उसके चेहरे पर एक्सप्रेशंस जेंटल हो गए। मगर मैम बच्चों के साथ वहां कैसे रहेंगी? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। कबू काल भैरव उस तक पहुंच ना जाए। ऋषभ ने जैसे ही ये कहा, अहान के होठों पर टेढ़ी स्माइल आ गई। उसकी चिंता मत करो, वो उन सबका रहने खाने पीने का बंदोबस्त कर देगी। अहान ने जैसे ही ये कहा, ऋषभ समझ गया वो किसकी बात कर रहा था। आप उनसे बात करिए, ऋषभ बोला। हम करूंगा, अहान बोला। ऋषभ ने तभी आखिरी बार कहा, सर क्या आप वहां नहीं जाएंगे? आप उन्हें वहां जाकर भी सब सच बता सकते हैं? अहान बोला, अभी नहीं, पहले काल भैरव को देख लूं, तब मैं खुद स्पेन जाऊंगा। ऋषभ ठंडी सांस लेता है। अहान तभी कॉल कट कर देता है। पता नहीं बॉस की लाइफ में इतना ड्रामा क्यों है? ऋषभ मन में बोला। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।